एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल रामा क्लासेस। तो आज जो है रिवीजन स्टार्ट करते हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर पे बहुत सारे यूनिट्स के आई थिंक काफ़ी वीडियोस अपलोडेड है हमारे चैनल पे। तो आज हम रिवीजन स्टार्ट करें। सो या इट्स अ रिवीजन नॉट द विजन पार्ट। तो हम थोड़ा सा स्पीड में रहेंगे। ओवरऑल आई विल ट्राई टू कवर ऑल द कॉन्सेप्ट, बट ये रिवीजन पार्ट अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट कि ये रिवीजन नॉट द विजन। सो हम इतना डिटेल में नहीं जा पाएंगे। And even if you have any doubt, then you can easily ask in our comment section. So let's get started. ओके सो सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक वर्ड आता है कि कॉन्ट्रैक्ट। ये तो आपको पता है ना कि कमेंसमेंट डेट जो है वो 1 सितंबर 1872 है। एप्लीकेबल है होल ऑफ इंडिया एंड इनैक्टमेंट डेट 1 अप्रैल 1872 की है। ये सब एक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एंड ये बनाया गया है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। क्लियर है इतना? तो ये बेसिक चीज़ है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक वर्ड आता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को जानने से पहले, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट को जानने से पहले ये एग्रीमेंट और ये इन फोर्स एबिलिटी बाय लॉ, जो इसके एसेंशियल्स एलिमेंट्स हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ये हमको सबको पता है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस का मतलब होता है प्रॉमिस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस का मतलब होता है प्रॉमिस। प्रॉमिस मतलब कि फॉर एग्जांपल कि सलमान खान कैटरीना कैफ को बोल रहा है कि क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पे चलोगी, तो ये क्या है? ऑफ़र। ऑफ़र को हम प्रपोजल भी कहते हैं। तो अगर कैटरीना कैफ यहाँ बोलती है मतलब उस ऑफ़र को एक्सेप्टेंस मिल जाती है। अगर कैटरीना कैफ उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती है तो वो बन जाएगा प्रॉमिस। सो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड दी प्रॉमिस, और ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन जो आ जाएगा वो बन जाएगा हमारा एग्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पे अगर सेक्शन 2 में दिया है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। हर प्रॉमिस, हर ऑफर और हर एक्सेप्टेंस मिला के वहाँ पे कंसिडरेशन भी होना चाहिए। कंसिडरेशन क्या होता है ये हम नेक्स्ट यूनिट में बहुत डिटेल में जाने वाले हैं, तो यहाँ पे अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल सेंस में अगर हम जाने तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस एंड ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट। क्लियर हो गया? अब देखो एग्रीमेंट जो होते हैं ना काफ़ी तरीके के होते हैं, सोशल, रिलीजियस एंड लीगल, डोमेस्टिक। ठीक है, बहुत तरीके के एग्रीमेंट होते हैं। सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। वापस से बोल रही हूँ, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। इनमें से सोशल होते हैं, डोमेस्टिक होते हैं, रिलीजियस होते हैं। लेकिन जो एग्रीमेंट लीगल हैं, जो एग्रीमेंट लीगल हैं, लीगल कहाँ पे? इन द आई ऑफ लॉ। मतलब जो कानून की नज़र में जो लीगल हैं उन्हीं को हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। तो मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी पर्टिकुलर एग्रीमेंट कानून की नज़र में लीगल है कि नहीं? उसके लिए इसेंशियल्स वहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, एलिमेंट्स है जिसको हमें वो जैसे ही अगर उनमें से एक भी नहीं होगा ना तो पर्टिकुलर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जाएगा। वो मैं आगे डिस्कस करती हूँ। तो यहाँ पे क्लियर हो गया ना? देखो, एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन। वहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए। ये सब हम आगे डिस्कस करते हैं कि ये है क्या। अब तक यहाँ पे क्लियर हो गया कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस एंड ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट। और जैसे ही वो एग्रीमेंट बन जाता है, और एग्रीमेंट में क्या आ जाती है? लीगली इन्फोर्सिएबल। कैसे? इन द आई ऑफ लॉ। तो क्या बन जाएगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ तक क्लियर है? यस, क्लियर है। अच्छा, अगर आप डिफरेंस बिटवीन में देखोगे तो सेकंड पॉइंट में देखो, एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा बड़ा टर्म कौन सा है, वाइडर टर्म कौन सा है? एग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट जो है वो लीगल भी होता है, सोशल भी होता है, डोमेस्टिक भी होता है, रिलीजियस भी होता है। बट सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो सिर्फ लीगल होता है, अभी मैंने बताया। तो ये जो है एग्रीमेंट बहुत बड़ा टर्म है, बट कॉन्ट्रैक्ट जो है सिर्फ लीगल इन्फोर्सिबल एग्रीमेंट को ही हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ऑल एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, अभी हमने डिस्कस किया। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। ये नॉर्मल चीज़ें थी, एक चेन देख लेते एक बार। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट बन जाएगा। यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं दिया गया, बट कंसिडरेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट। फिर वहाँ पे जैसे ही लीगली इन्फोर्सिबल हो जाता है बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो वो था एक बेसिक नॉलेज अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट। नाउ सेक्शन 10 के अंदर, सेक्शन 10 जो है वो कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पे जो चीज़ें नहीं दी है बट वो भी ज़रूरी है। सबसे पहला क्या है? टू पार्टीज़। क्या एक इंसान अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नहीं। मेरे साथ साथ बोलो आप भी, क्या एक इंसान अकेला कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नहीं। एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एटलीस्ट 2 पार्टीज़ चाहिए, और वो 2 पार्टीज़ 2 डिफरेंट इंसान भी हो सकते हैं, या फिर वो हम बोलते हैं ना लीगल एग्जिस्टेंस, जैसे कंपनी, या एक कंपनी हो सकती है, या फिर एक नेचुरल पर्सन हो सकता है, या दोनों की दोनों क्या हो सकती है? लीगल एग्जिस्टेंस हो सकती है। तो कुछ भी मिला के यहाँ पे क्या होता है? 2 पार्टीज बन सकता है। यहाँ पे केस था गुजरात वर्सेस तमिलनाडु। लेसन को आपको ये रिमेंबर करने की जरूरत है। मतलब सबसे पहले एक
कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए दो पार्टी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन का मतलब क्या है, क्या जब हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, समझना सबसे पहले अगर हम एग्रीमेंट कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट तक जाने के लिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए वहाँ पे इंटेंशन होना चाहिए पार्टीज़ का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आ सकता है। वहाँ पे पार्टीज़ का इंटेंशन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का। यहाँ पे जैसे केस था बेल्फर वर्सेस बेल्फर, मतलब यहाँ पे हस्बैंड ने प्रॉमिस किया वाइफ को कि वो हर मंथ उनको एज ए मेंटेनेंस कुछ अमाउंट वो क्या करेगा, उसे देगा। लेकिन वो अब्रोड गया कुछ टाइम तक तो उसने दिया, बट बाहर जाने के बाद वो देना उसको भूल गया। तो क्या यहाँ पे वाइफ स्यू कर सकती है? नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट जब बना था उस टाइम पे उनका इंटेंशन नहीं था कि अगर वो नहीं देगा तो मैं केस करूँगी। यहाँ पे क्या उन्होंने लव एंड अफेक्शन के लिए, उन्होंने लव एंड अफेक्शन के थ्रू उन्होंने क्या कहा, उनको एक्सेप्टेंस दे दी। बट यहाँ पे क्या था, इंटेंशन नहीं था। अगर वहाँ पे इंटेंशन नहीं है तो वहाँ पे क्या हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कहलाएगा। इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। क्या जब हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे या फिर हम एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा नहीं, इंटेंशन नहीं होगा। तो जब हम एग्रीमेंट बना रहे थे तो क्या हमारी इंटेंशन थी कि अगर मेरा प्रॉमिस जो हमने बनाया है दोनों ने मिलके, अगर वो फुलफिल नहीं हुआ तो क्या मैं इसको स्यू करूँगी? अगर थी तो मतलब वहाँ पे इंटेंशन था तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, बट अगर नहीं थी तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट है कि फुलफिल ऑफ सम लीगल फॉर्मेलिटीज़, मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप वो नहीं करते हो ना तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे क्या होगा, वैलिड नहीं कहलाएगा। वहाँ पे आपका एग्रीमेंट ही रह जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट तक जाएगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखा कि इंश्योरेंस के केस में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटर्न में होना चाहिए। अगर आपने ऑरली किया है तो आप फिर उसको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते, वो एग्रीमेंट पे खत्म हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, मतलब यहाँ पे जैसे एग्जांपल से ही आपको समझ में आएगा कि ए ने एग्री किया है बी को 100 टन्स ऑफ ऑयल। तो ये जो स्टेटमेंट जो है, मतलब ये जो प्रॉमिस है, ये कहीं ना कहीं वैग है। क्यों वैग है? क्योंकि उसने ये बताया ही नहीं कि उसको 100 टन्स कौन सा ऑयल चाहिए, कुकिंग ऑयल चाहिए या फिर जो डिफरेंट यूजर्स करते हैं कौन सा ऑयल चाहिए, उसने पर्टिकुलर ब्रांड भी नहीं बताई है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये नहीं बता रहा है कि एक्चुअली उनको चाहिए क्या। तो ये एग्रीमेंट जो है ये वेग है। तो ये एग्रीमेंट अगर वेग होगा, क्लियरली अगर वो डिफाइन नहीं करेगा कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में, सॉरी ये कॉन्ट्रैक्ट वर्ड बहुत आ रहा है, अगर वो क्लियरली एग्रीमेंट में डिफाइन नहीं करेगा कि वो किस चीज़ के लिए डिमांड कर रहे हैं, तब तक हमें उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। लास्ट पॉइंट इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब वहाँ पे जो टर्म्स है, अगर हम ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं जो पॉसिबल ही नहीं है परफॉर्म करना, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, वो एग्रीमेंट पे ही रह जाएगा। इट मीन्स ये सारे जो मैं कह रही हूँ वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में सब वॉइड है। ठीक है, वो एग्रीमेंट बन के ही रह जाएंगे, बट वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे ही नहीं अगर ये एसेंशियल्स एलिमेंट नहीं हुए तो। अच्छा, अब तक जो भी हमने डिस्कस किए ना वो सेक्शन 10 में नहीं थे, ये जो है सेक्शन 10 में दिए गए हैं, तो ये उनसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो भी होने चाहिए बट ये थोड़े से ज़्यादा। एग्रीमेंट अभी हम डिस्कस करके आए कि एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, वहाँ पे कंसिडरेशन होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे। एग्रीमेंट नहीं है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट बनने का सवाल ही नहीं, बिकॉज एक कॉन्ट्रैक्ट बनने की सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है वो है एग्रीमेंट, कि वहाँ पर एग्रीमेंट होना चाहिए। फिर बात है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का एक एग्जाम्पल है जहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल लेकिन ए जो है उसके पास एक कार है, मान लेते हैं उनके पास ऑडी कार है, उन्होंने बी को मतलब ऑफर दिया है कि क्या आप मेरी कार खरीदोगे। अब उनके पास 2-3 कार है, तो बी को लगा कि वो अपनी जो है वो ऑडी कार नहीं सेल कर, उनको लगा कि वो उनकी मारुति कार सेल कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मारुति कार को माइंड में रख के उनके साथ एग्रीमेंट किया था। बट जो ए था वो अपनी कौन सी कार सेल कर रहा था, ऑडी। इसका मतलब है कि दो इंसान जो हैं वो एग्री है ना, सेम थिंग पे तो कर रहे हैं, मतलब दोनों कार के बारे में सोच रहे हैं बट सेम सेंस में नहीं सोच रहे। बिकॉज एक इंसान सोच रहा है कि मैं अपनी ऑडी कार सेल कर रहा हूँ और एक सोच रहा है कि मैं उनकी मारुति कार परचेज कर रहा हूँ। तो दोनों ही इंसान जो है एग्री करने चाहिए सेम थिंग, मतलब जो चीज़ खरीद रहे हैं वो कार थी, यस दोनों केसेस में कार थी, बट वो सेम सेंस में नहीं थी, बिकॉज एक कोई और कार के बारे में सोच रहा था, एक कोई और। तो कंसेंट का मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा इंसान जो है वो एग्री करने चाहिए सेम थिंग और सेम सेंस में, जिसको हम लैटिन वर्ड में कहते हैं कंसेंसस एड इडियम। अब वो कंसेंट जो है वो फ्री भी होते हैं और फ्री नहीं भी होते हैं। कंसेंट जो है वो फ्री होने चाहिए। फ्री होने चाहिए मतलब कि ना तो वो कॉर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये 5 जो केसेस दिए हैं ना, ये इनमें से एक भी नहीं होना चाहिए। अब ये 5 क्या होते हैं ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार समझ लो कि कंसेंट जो है वो फ्री तभी होगा जब उसमें कॉर्शन इन्वॉल्व नहीं होगा, अगर वो एग्रीमेंट एंटर नहीं होना चाहिए थ्रू अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट इज कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। कैपेसिटी का मतलब कि इंसान जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सेक्शन 11 के अंडर इनके अंदर 3 ये जो चीज़ें दी है ये होनी चाहिए कैपेसिटी करने की। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि कोई पर्टिकुलर लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होने के लिए ये स्पेसिफाइज जो इंडियन सेक्शन 11 में दिए गए हैं वही इंसान कॉम्पिटेंट है। फॉर एग्जाम्पल वो मेजर होना चाहिए, इसका मतलब वो माइनर नहीं होना चाहिए, 18 ईयर्स और उससे अबो उसकी एज होनी चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए कोई एनी अदर लॉ। इसका मतलब क्या होता है ये भी हम आगे पूरा इनके इसके लिए एक अलग से चैप्टर है तो उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस है तो हम वहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के ऊपर तो नेक्स्ट यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो यूनिट। मतलब कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हम फ्री में नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो हमको भी बदले में इतना ही मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता। मतलब कुछ हम कर रहे हैं तो हमको भी कुछ ना कुछ तो बदले में मिलना चाहिए। यहाँ पे चैरिटी वगैरह नहीं होती है, ठीक है। हम डोनेशन नहीं कर रहे हैं, अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बदले में हमें भी कुछ मिले, समथिंग इन रिटर्न। बट ज़रूरी नहीं है कि जितना हमने दिया है उतना का उतना वापस मिले, ठीक है। तो मतलब समथिंग कुछ ना कुछ लॉ के नज़रों में कुछ ना कुछ हमें मिले, उसका मतलब होता है कंसिडरेशन। डिटेल में हम आगे करेंगे। लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट की जो हम एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं वहाँ पे ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। सेक्शन 23 कहता है कि लॉफुल कब नहीं होगा, जब कानून ने उसे बैन किया होगा, मतलब आपको प्रोहिबिटेड किया है, या फिर कुछ ऐसा है जो हमारे लॉ को, हमारे जो प्रोविजंस हैं उसको वहाँ पे इंजरी कर रहा है, डिफीट कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। या फिर इन्वॉल्व इंजरी टू द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, ये सब आगे है बट एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ। और या फिर इंजरी हम जैसे कॉपीराइट क्लेम्स वगैरह हो जाते हैं ना वो यहाँ पे, या फिर इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, यहाँ पे कुछ प्रोसिक्यूशन वाला केस आता है और यहाँ पे थोड़ा सा लंबा है तो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर ऐसे एग्रीमेंट जो कि ना तो इलीगल हो और ना ही वॉइड हो, अगर वो इलीगल है और या फिर वॉइड है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट तक जा ही नहीं सकते, वो एग्रीमेंट पे ही जाके रह जाते हैं ना। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो भी हम सेक्शन 10 और सेक्शन 10 में नहीं भी दिए गए हैं, जो हमने डिस्कस किए वो सारे अगर एसेंशियल्स एलिमेंट्स अगर वहाँ पे एंटर है, वहाँ पे हैं, तो ही हम उसको क्या बोलेंगे, वैलिड। वॉइड का मतलब क्या होता है कि मतलब कुछ ऐसा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एक ऐसी चीज़, एक ऐसी पर्टिकुलर इवेंट हुआ है जिसने उसे वॉइड कर दिया। हो सकता है जो भी, मतलब नॉर्मल सेंस में कहूँ तो अगर कोई एक भी एलिमेंट, एसेंशियल्स एलिमेंट जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिए गए हैं, अगर उसमें से एक भी प्रेजेंट नहीं होगा ना तो उसको हम बोलेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, नॉर्मल सेंस में, ठीक है। वॉइडेबल का मतलब क्या है कि वो हमने आगे डिस्कस किया था ना कि वो 5 केसेस थे, जैसे कॉर्शन था, अनड्यू इन्फ्लुएंस था, मिसरिप्रेजेंटेशन था एंड फिर मिस्टेक एंड फ्रॉड। तो इन 5 केसेस में मिस्टेक अलग है, बट इन 4 अगले केसेस में अगर, इसका मतलब है कि हमने जो एग्रीमेंट के थ्रू, मतलब जो हम कॉन्ट्रैक्ट में आने की कोशिश कर रहे हैं उसमें जो हमने अपनी कंसेंट दी है, हमने अपनी अनुमति या सहमति बोलते हैं जिसको हम, जो भी दी है, तो मतलब हम एग्री कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। वहाँ पे हमने जो एग्री किया वो हमारा फ्री नहीं है, हमको जोर ज़बरदस्ती करके या फिर हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठा के हमें उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मतलब धक्का देके उनको क्या किया है, उनको उस कॉन्ट्रैक्ट में डाला गया है। मतलब हम दिल से एग्री नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे, वॉइडेबल है। मतलब जो इंसान को फोर्सफुली हम उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ला रहे हैं, उनके पास एक ऑप्शन है कि वो चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट को वो रिस्काइंड भी कर सकते हैं, वॉइड भी कहला सकते हैं। ऐसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जहाँ पे इंसान के पास एक ऑप्शन रहता है कि आप जो है जोर ज़बरदस्ती के साथ आप इस कॉन्ट्रैक्ट में आए हो तो आप वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। मतलब आपके पास पूरा ऑप्शन है, आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकते हैं। वो इलीगल एग्रीमेंट्स तो नाम से समझ में आ जाता है, ऐसे एग्रीमेंट जो इलीगल है, जो लॉ ने मना की है, प्रोहिबिटेड है, मतलब अगर आप वो करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो वो इलीगल एग्रीमेंट्स हो जाते हैं। फिर अनइन्फोर्सेबल, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हो गई है जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनइन्फोर्सेबल हो चुका है। मतलब जैसे ही वो चीज़, फॉर एग्जांपल हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो कॉन्ट्रैक्ट बैड बाय लिमिटेशन, मतलब अगर कोई पर्टिकुलर टाइम फिक्स था, अगर उस टाइम के अंदर हमने वो एंड प्रॉमिस जो था वो फुलफिल नहीं किया तो वो अनइन्फोर्सेबल हो गया। अब उसके मतलब नए कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, थोड़ा आगे डिटेल में आएगा बट ये तो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। एक नॉर्मल एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो भी हमारे टर्म्स एंड कंडीशन हैं ऑफर के, वो हमने बोल के बताए हैं या फिर लिख के बताए हैं, एदर बाय वर्ड्स और बाय रिटर्न, अगर हमने उसको बताए हैं तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि वहाँ पे हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड हो रहा है। जैसे कि हम क्या कि जैसे कि कूली जो है रेलवे स्टेशन पे, जो कूली जो है वो लगेज उठाते हैं पैसेंजर्स के, तो यहाँ पे क्या है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर कूली आपका सामान उठा रहा है और आप उसको नहीं रोक रहे हो तो यहाँ पे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि आप उसको बदले में, उसको सामान उठाने की जो उसको सर्विस दे रहा है उसके बदले में आपको उसको क्या दोगे, कंसिडरेशन दोगे, मतलब समथिंग रिटर्न आप दोगे।
तो ऑब्वियसली एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो एक्चुअली वहाँ पे ना तो कंसेंट होती है ना कंसल्टेशन होती है, मतलब वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज नहीं करना चाहती, लॉ उनके ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट आसमान से ऐसे फेंकता है कि लो तुम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाउंड हो गए हो। मतलब यहाँ पे कैसा होता है, एग्जाम्पल यहाँ पे कोई आप गलती से आपने कोई चीज़ डिलीवर हो रही थी और आपने गलती से आपके पास पहुंच गई, मतलब वो बाय मिस्टेक आपके पास पहुंची है, या फिर आपको रास्ते पे जा रहे थे कोई चीज़ मिल गई, आपकी नहीं थी बट आप क्या हो, उस लॉस्ट गुड्स के आप फाउंडर हो, आपको मिला है। तो इसका यहाँ पे आपकी कुछ लायबिलिटी होती है, यहाँ पे आपकी कुछ जिम्मेदारी है कि आप उसको ट्रू ओनर को ढूंढो वगैरह। हम आगे पढ़ेंगे क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक डिटेल में चैप्टर भी है, लास्ट से यूनिट जो है इसका। तो इसका मतलब है कि आप चाहते नहीं थे बट लॉ के द्वारा आपके ऊपर अब नाउ कुछ जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी और आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाउंड हो गए हो। ई कॉन्ट्रैक्ट मतलब इंटरनेट के थ्रू या फिर ईमेल्स, हम जैसे इंटरनेट के सर्विसेज से जितने भी आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो, दो या दो से ज़्यादा इंसान वो आते हैं ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट में। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जिनमें आपने जो भी प्रॉमिस किया था दोनों पार्टी ने फुलफिल कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था कि मैंने किसी को शुगर सेल की और उसने मुझे पेमेंट किया, मतलब दोनों ने अपने प्रॉमिस फुलफिल कर दी, तो ये हो जाएंगे एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटरी मतलब कि हमने जो प्रॉमिस किया है, चाहे वो वन पार्टी हो। यूनिलैटरल के केस में क्या होता है कि एक इंसान ने अपना काम कर दिया है, एक इंसान ने अपना काम अब तक नहीं किया है, जो उसने प्रॉमिस किया था अभी तक करना बाकी है, तो ये हो जाएगा यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब दोनों ही पार्टीज़ का काम करना अब तक बाकी है, जो प्रॉमिस किया था वो अब तक प्रॉमिस ही है, उन्होंने अब तक फुलफिल नहीं किया है, तो वो हो जाएगा बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो ये सेक्शन 2 है। देखो मैं जब पढ़ती थी ना तो मैं ऐसे मैं सेल्फ स्टडी करती थी तो मैं ऐसे निकालती थी इस वर्ड का मतलब क्या होता है, वो नया सब्जेक्ट था। ओके, सो सेक्शन 2 एक ऑफर को डिफाइन करता है कि जब एक इंसान दूसरे इंसान को अपनी विलिंगनेस को एक्सप्रेस करता है कि मुझे ये काम करना है कि नहीं करना। एक नहीं करना भी ऑफर है, यस नहीं करना भी ऑफर में आता है। कैसे, अब मैं आगे बताती हूँ। तो कोई मतलब अब बताता है कि मैंने जैसे किसी को ऑफर दिया, नॉर्मल टर्म्स में समझ जाएंगे कि ऑफर क्या है, बट मैं किसी को अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस कर रही हूँ। जैसे सलमान खान वाले केस में सलमान खान ने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ कॉफ़ी पीने चलना है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी क्या। तो वहाँ पे आप सामने वाले इंसान की भी मतलब वो क्या चाहता है वो भी आप जानने में इंटरेस्टेड हो, वहाँ पे ऑफर आएगा। बट अगर सलमान खान ऐसे कहता है कि चलो कॉफ़ी पीने, तो डैट इज़ नॉट द ऑफर। वहाँ पे आप अपनी इच्छा बता रहे हो, सामने वाले की इच्छा जानने की आप कोशिश नहीं कर रहे हो। तो ऑफर क्या होता है, जहाँ आपने सामने वाले को भी सोचने का, बिकॉज वहाँ पे एक्सेप्टेंस दिया होता है, एग्रीमेंट बनने के लिए एक्सेप्टेंस जरूरी है ना, तो वहाँ पे सामने वाले के पास भी चॉइस होनी चाहिए कि वो रेडी है कि नहीं। सो यहाँ पे क्या होता है कि विलिंगनेस वो सिग्निफाई करता है किसी इंसान को कि मैं ये चाहता हूँ, क्या तुम भी चलोगी क्या, या तुम भी चाहती हो क्या। समझ में आया। तो ये एक नॉर्मल टर्म्स में होता है ऑफर। टाइप्स ऑफ ऑफर जो है इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट और यहाँ पे आप लैंग्वेज इसमें इतनी ईजी है कि आप एक बार देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा ना। एसेंशियल्स क्या है वैलिड ऑफर के, आप मतलब आपने जो एग्रीमेंट किया है वहाँ पे ऑफर के लिए क्या होता है कि वहाँ पे इसेंशियल्स, इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। आपका ऑफर जो है वो लीगल रिलेशनशिप इंटेंशन होना चाहिए। वहाँ पे मैंने आगे बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट वर्ड तक जाने के लिए वहाँ पे क्या होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए। तो वहाँ पे दोनों पार्टी का इंटेंशन होना चाहिए उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होने के लिए। फिर सर्टेन होना चाहिए, मतलब अगर आप बोल रहे हो, जैसे यहाँ पे सेम एग्जाम्पल आ गया कि अगर आप क्विंटल्स ऑफ ऑयल सेल करो तो आप बताओ तो सही कि आपको कौन सा ऑयल चाहिए। फिर फॉर एग्जाम्पल कोई ऑफर था, अगर वो ऑफर ही कौन होता है, जो पर्टिकुलर ऑफर को एक्सेप्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं ऑफर ही। तो अगर आप उसको कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हो, उसकी इच्छा जानने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप चाहते हो डेट्स ओके, आप कैटरीना कैफ के साथ कॉफ़ी पीना चाहते हो, वो समझ में आया, बट आप कम्युनिकेट तो करो कैटरीना कैफ के साथ, तब वो अपनी एक्सेप्टेंस देती है कि नहीं। दैट इज़ द सेकंड केस। सो ऑफर जो है वो ऑफर को कम्युनिकेट होना चाहिए, उसको पता लगना चाहिए कि ऐसा ऑफर भी दिया गया है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। इसमें क्या होता है ना कि गौरी दत्त का नेफ्यू जो है वो गुम हो जाता है, तो वो क्या बोलती है, अनाउंस करती है, मतलब लालमन शुक्ला को बोलती है कि जाओ तुम उसको ढूंढो, और वो ढूंढने जब निकलता है ना उसके बाद वो है ना अनाउंस करती है कि जो भी मेरे नेफ्यू को, मिसिंग नेफ्यू को ढूंढेगा उसे मैं पर्टिकुलर जो भी प्राइस वो डिसाइड करती है वो उसके मैं दूंगी। अब ये बात लालमन शुक्ला को पता नहीं होता है, वो ढूंढ के लेके आता है, वो उसको देता है कि ये लो आपके मिसिंग, ये आपका नेफ्यू। जैसे वो उसको देता है ना, उसके बाद उसको कहीं से पता चलता है कि हाँ इसने तो कोई ये अनाउंस किया था कि जो भी इसको लेके आएगा उसको मैं क्या करूँगी, पर्टिकुलर प्राइस दूंगी। ठीक है, तो वो क्लेम करता है। यहाँ पे वो क्लेम में सक्सीड क्यों नहीं होता, बिकॉज वहाँ पे उसको ये बात नहीं पता थी, बिकॉज जो ऑफर दिया गया वो ऑफर ही तक पहुँचा ही नहीं था। ऑफर ही मतलब इसने एक्सेप्ट किया ना उसका ऑफर,
बट वो उससे कम्युनिकेट नहीं हुआ था वो टाइम पे। तो ऑफर जो है वो ऑफर को कम्युनिकेट होना बहुत ज़रूरी है। इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी की एसेंट मिलने भी बहुत ज़रूरी है। ऑफर, अब देखो यहाँ पे एक्सेप्टेंस कभी भी कंडीशनल नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते, मतलब आप एक्सेप्टेंस देते टाइम अपनी कंडीशन नहीं रख सकते, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट ऑफर के टाइम पे हमेशा ऑफर जो है कंडीशन हो सकता है। ऑफर जो चाहे वो कंडीशन रख सकता है। ऑफर को सारे के सारे कंडीशंस क्या होंगे, एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। अगर वो एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, इनवैलिड। अब देखो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों को समझ नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑफर दिया गया और बोला गया कि प्लीज़ ऑफर को अगर उसने सामने वाले ने कोई एक्सेप्टेंस नहीं दी अब तक, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑफरर जो ऑफर दे रहा है, प्रपोजल दे रहा है, वो ये समझे कि सामने वाले ने एक्सेप्टेंस दे दी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दस वन कैन नॉट से दैट इफ एक्सेप्टेंस इज नॉट कम्युनिकेटेड, अगर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुई है बाय सर्टेन टाइम द ऑफर वुड बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेड। नहीं, अगर आपने एक्सेप्टेंस नहीं दी है तो ये नहीं समझा जाएगा कि आपने अगर एक हफ्ते तक नहीं कहा, अगर समझो कि कैटरीना कैफ ने एक हफ्ते तक नहीं बताया कि उसको चलना है कि नहीं चलना है, तो सलमान खान ये एज्यूम नहीं करेगा कि कैटरीना कैफ ने उसका ऑफर एक्सेप्ट किया है। तो एक्सेप्टेंस देंगे तभी पता चलेगा। एक सर्टेन टाइम तक नहीं दिया तो आप उसको नहीं मानोगे कि वो एक्सेप्टेड है। नेक्स्ट इज ऑफर में बी एदर स्पेसिफिक या फिर जनरल। जनरल मतलब पब्लिक टू लार्ज, कोई भी पर्टिकुलर ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। स्पेसिफिक मतलब जिस इंसान को ऑफर दिया है सिर्फ वो ही एक्सेप्ट करे। तो ऑफर दोनों हो सकते हैं, स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, जनरल भी हो सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑफर जो होता है ये डिफरेंट है इन्विटेशन टू ऑफर, इसमें मेन पॉइंट आता है। इन्विटेशन टू ऑफर मतलब क्या होता है, ये हम आगे जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे ही है तो वहाँ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट केस लॉ भी है। तो ऑफर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ऑफर जो है एक्सप्रेस करना, जैसे होता है ऐसा कि रिटर्न या फिर ऑरल के थ्रू भी हम एक्सप्रेस कर हमारे ऑफर को बता सकते हैं, या फिर बाय कंडक्ट, मतलब सर्कमस्टेंस ऑफ द केस समझ में आता है कि हमें, जैसे मैंने बताया था ना वहाँ पे कूली वाले केस में, कि अगर कूली आपका लगेज उठा रहा है और आप उसको परमिट कर रहे हो, करने के लिए आप अलाउंस दे रहे हो, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी रीजनेबल मैन ही ये एज्यूम कर सकता है कि उस कूली को वहाँ पे उसकी सर्विसेज जो उसने प्रोवाइड की है उसको उसके बदले में क्या मिलेगा, कंसिडरेशन मिलेगा, राइट। ओके, सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर होता क्या है। ऑफर का मतलब क्या है कि हम जो ऑफर दे रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में बनने के लिए कैपेबल है। कैसे यहाँ कैपेबल है, ऑफर कैपेबल नहीं है, बट ऑफर में एक छोटी सी, जैसे हम बात करते हैं ना, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, बट ऑफर शुरुआत है उसकी। ऑफर मिलेगा तब कॉन्ट्रैक्ट तक की बातें आएगी ना। तो ऑफर को जैसे एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, फिर वहाँ पे कंसिडरेशन वगैरह बातें यहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक है। तो ऑफर वहाँ पे कैपेबल है, बट इन्विटेशन टू ऑफर तो कहीं पे भी कैपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट बनने, बिकॉज इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है ना कि इनविटेशन टू ऑफर में हम अदर सामने वाले इंसान को ये बोल रहे हैं कि आप हम आपको, इनविटेशन टू ऑफर का मतलब है कि आप हमको ऑफर दो और फिर हम उस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे। आपको पता कैसे चलेगा कि वो पर्टिकुलर जो हम एग्रीमेंट देख रहे हैं वो इनविटेशन टू ऑफर है या फिर वो क्या है कि ऑफर है। ओके, सो एग्रीमेंट तो अब बनेगा, राइट। सो ऑफर इन्विटेशन टू ऑफर कैसे पता चलेगा कि जब भी हमने वो स्टेटमेंट जब हमने बोला है तो वो बोलने के टाइम जैसे सामने वाले ने एक्सेप्ट की, तो एक्सेप्ट मतलब सामने वाले ने एक्सेप्ट करते ही हम बाउंड होना चाहते हैं कॉन्टैक्ट में, या फिर हम कुछ सब फर्दर एक्ट करना चाहते हैं उसमें बाउंड होने से पहले। अगर हम डायरेक्टली जैसे सामने वाले ने एक्सेप्टेंस दी चलो कॉन्टैक्ट बना देते हैं, अगर ऐसा है तो वो ऑफर है। बट सामने वाले ने एक्सेप्टेंस दे दी, वो इन्विटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं है, बट उसको सामने वाले को लगा ऑफर है तो उसने एक्सेप्टेंस दे दी, तो वो उस टाइम पे ऑफर तो वो बनेगा ही नहीं, सिर्फ एक नेगोशिएट रहेगा। मतलब एक पर्टिकुलर स्टेप था ऑफर तक आने के लिए, तो वो केस में अगर हमने एक्सेप्टेंस मिल गई इसका मतलब वो इन्विटेशन टू ऑफर था, बिकॉज जो एज सुन एज वो एक्सेप्ट हुआ तो हम वहाँ पे क्या हो रहे हैं कि उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट में बाउंड होने के लिए कुछ फर्दर एक्ट कर रहे हैं ना। सेक्शन 2B अगेन डिफाइन द एक्सेप्टेंस, जो मैंने अभी आगे समझाया सेम टू सेम अगेन वापस यहाँ पे आता है। नाउ देयर आर ऑल्सो सम लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। स्पेसिफिक ऑफर मतलब हमने किसी एक इंसान को दिया है तो वही इंसान क्या कर सकता है, एक्सेप्टेंस दे सकता है। बट इन केस ऑफ जनरल ऑफर ये कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन उसको नॉलेज होनी चाहिए ऑफर की, ठीक है। सेकंड क्या है कि एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। मैंने पहले ही बताया एक्सेप्टेंस को कंडीशन देने का राइट नहीं है। ऑफर कैन बी मे बी कंडीशनल, बट एक्सेप्टेंस जो है वो अनकंडीशनल होना चाहिए और एब्सोल्यूट होना चाहिए। और जो अगर ऑफर ने प्रिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से ऑफर को आपको एक्सेप्ट करना है, तो आपको एक्सेप्टेंस भी उसी तरीके से देनी है। बट आप पे डिमांड कुछ और कर रहे हो, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से पता चलेगा कि वहाँ पे 50,000 की जो वहाँ पे मोटरसाइकिल थी, अगर आप उसके लिए डिमांड, अगर आप ये कह रहे हो कि मैं आपकी तब खरीदूंगा मोटरसाइकिल,
अच्छा सॉरी, यहाँ पे 2 लाख की मोटरसाइकिल थी, वो कह रहा है कि मैं आपकी 2 लाख की कार तब खरीदूंगा जब आप मेरी 50,000 की मोटरसाइकिल खरीदोगे। तो यहाँ पे आप ऑफर को सामने ऑफर दे रहे हो, ठीक है। दैट इज़ नॉट, यहाँ पे अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं रखनी है आपको, यहाँ पे कंडीशन नहीं रखनी है एंड आप उसकी लीगल चीज़ों की आप डिमांड करते हो, देन इट्स फाइन। सो एक्सेप्टेंस क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड अनकंडीशनल होना चाहिए। एक्सेप्टेंस को भी, जैसे रिक्वेस्ट ऑफर को भी कम्युनिकेट करना है तो एक्सेप्टेंस को भी कम्युनिकेट करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी को किसी इंसान ने ऑफर दिया था और उस सामने वाले इंसान ने उसको एक्सेप्ट किया, बट एक्सेप्ट किया था ऑफर कैसे दिया था, पोस्ट के थ्रू, लेटर के थ्रू, तो वो लेटर मैंने एक्सेप्ट वहाँ पे सिग्नेचर कर दिया कि हाँ मैं रेडी हूँ एग्रीमेंट में एंटर होने के लिए, बट वो मैंने जो लेटर था ना वो मैंने क्या किया, मेरे ड्रॉर में ही रख दिया, मतलब ऑफर तक पहुंचा ही नहीं वो एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होंगे बिकॉज एक्सेप्टेंस यहाँ पे मेरी एग्री, जो मैंने एग्री किया है हमारे प्रॉमिस पे, वहाँ पे आप तक मेरी एक्सेप्टेंस पहुंची नहीं। रिफरिंग केस इज ब्रॉकडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे, को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब मोड, जो मोड एक्सेप्टेंस जिस तरीके से बोला गया है उसी तरीके से आपको एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी, अदरवाइज एक्सेप्ट योर we cannot enter into a valid contract, then that particular contract becomes void. टाइम इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। यहाँ पे देखो, जो टाइम में बताया है आपको उसी टाइम में एक्सेप्टेंस देनी है। अगर आप, ऐसा नहीं होता है कि फॉर एग्जांपल ऑफर रह गया, अब आप कभी भी एक्सेप्टेंस दे सकते हो। यहाँ पे ऑफरर को फिर बहुत डिफरेंट टाइम तक, मतलब एक बहुत लंबे टाइम तक वहाँ पे वेट करना पड़ेगा, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे जो स्पेसिफाइड टाइम लिमिट होता है आपको उसी के अंदर एक्सेप्टेंस देनी है, और अगर स्पेसिफाइड टाइम मेंशन नहीं है तो एक रीजनेबल टाइम होता है। अब कैसे पता चलेगा कि रीजनेबल टाइम क्या है, वो डिपेंड करता है, डिफर करता है case to case, so it depend on the fact and circumstances of the particular case. Mere silence is not acceptance, very 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 important. Acceptance जो है वो silence of the offeree, मतलब जो ऑफर को एक्सेप्ट करता है, unless the offeree has in any previous conduct indicated that his silence is the evidence of acceptance. किसी के साइलेंस के फिर किसी के ऑफर को एक्सेप्टेंस न देने का आप ये नहीं मानेंगे कि उसने एक्सेप्टेंस देनी, कोई किसी की इम्प्लाइड, हर चीज़ में इम्प्लाइड नहीं होती है। अगर वो साइलेंट है इट मीन्स दैट पर्टिकुलर ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मिली है। यहाँ पे बहुत फेमस केस है फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले। इसमें क्या होता है कि वहाँ पे अंकल जो होता है वो ऑफर करता है नेफ्यू, क्योंकि उसका जो हॉर्स है वो 30 पाउंड में खरीदने के लिए रेडी है। यहाँ पे नेफ्यू कोई भी तरीके से कोई भी इंडिकेशन नहीं देता, मतलब यहाँ पे इम्प्लाइड भी नहीं है, उसका साइलेंस को ये नहीं समझा जाएगा कि वो एग्री है। बट यहाँ पे नेफ्यू ने ओवरऑल ये तय किया था कि मैं उसे अपने अंकल को ही दूंगा, और उसने अपने ऑक्शनर को भी कह दिया था कि अब जो वो पर्टिकुलर हॉर्स है उसको वो साइड में रखो, वो हमको आउट ऑफ स्टॉक रखो और हम उसको सेल नहीं कर रहे हैं। लेकिन बाय मिस्टेक उस ऑक्शनर है उस पर्टिकुलर हॉर्स को सोल्ड कर दिया। इसका मतलब अब एफ जो है, अंकल जो है वो स्यू करना चाहता है नेफ्यू को, बट यहाँ पे वो स्यू नहीं कर सकता बिकॉज नेफ्यू ने कोई तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं दी थी, उसके साइलेंस को उसकी एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट इफ इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, यहाँ पे क्या होता है कि सेक्शन 8 ये कहता है, हमने आगे जनरल ऑफर मैंने नहीं बताया आपको, वो हमने टाइप्स नहीं पढ़े, बट वहाँ पे जनरल ऑफर में ये कह रहे हैं कि अगर आप प्रपोजल की ऑफर में, जनरल ऑफर में अगर वहाँ पे कोई कंडीशंस दी है और आप उस कंडीशन को एक्सेप्ट करके परफॉर्म कर लेते हो तो ये माना जाएगा कि आपने उस पर्टिकुलर ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल के केस है। वहाँ पे क्या होता है कि ना, जो एक कंपनी होती है वो ये बोलती है कि आप हमारे जो बनाए हुए स्मोक बॉल्स है अगर आप वो कंज्यूम करते हो तो आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। ये एक जनरल ऑफर था बिकॉज ये उन्होंने न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ उन्होंने दी थी। बट आफ्टर वहाँ पे कार्लिल एक मिस कार्लिल होती है जो इस पर्टिकुलर ऑफर को एक्सेप्ट कैसे करती है कि वो उसके जो कंडीशन अकॉर्डिंग टू प्रिंटेड डायरेक्शंस जो होते हैं वहाँ पे वो उसे यूज़ कर लेती है, उसके बाद भी उसको इन्फ्लुएंजा होता है। तो वो जब वहाँ पे क्लेम करती है तो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी बोलती है कि हम आपको नहीं देंगे, बट वो वहाँ पे उनको देना पड़ता है बिकॉज वो एक जनरल ऑफर है और उसने ऐसे ही उस एक पर्टिकुलर कार्बोलिक स्मोक बॉल्स को यूज़ किया है जैसे कि डायरेक्शन दिया गया अकॉर्डिंग टू द प्रिंटेड डायरेक्शन ही उसने यूज़ किया था। तो मतलब यहाँ पे इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस आ जाती है ओवरऑल की अगर आपने परफॉर्म किया है कंडीशन जो प्रपोजल के साथ दी गई है। नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। यू कैन इजीली डू, बट एक को बता देती हूँ। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर तब कंप्लीट होगा जब जिस इंसान के लिए हमने बनाया है, जिस इंसान को एक्सेप्टेंस देने के लिए वो ऑफर दिया गया है, उसके नॉलेज में वो ऑफर आ जाए। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। यहाँ पे हमें 2 चीज़ें पढ़ने के लिए आती है, मोड्स आते हैं और कब एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है। आई डोंट थिंक यहाँ पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू कैन एक बार आप रीड भी करोगे ना, देखो यहाँ पे सब एकदम ईजी वर्ड्स में लिखा है, देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। अगेन डायरेक्टली अब लास्ट पेज पे आओ बिकॉज आई नो कि आप वो सब कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ईजीली एक आप
रीड करोगे ना, यू कैन गेट टू नो। ओके, मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर। अब आप जिस तरीके से ऑफर हम देते हैं तो उस तरीके से हम ऑफर को रिवोक भी कर सकते हैं। टर्मिनेट की बात तो कॉन्ट्रैक्ट में आएगी, रिवोकेशन इज इजी वर्ड। नोटिस देके, लैप्स ऑफ टाइम, अभी हमने आगे डिस्कस किया कि स्पेसिफाइड टाइम के अंदर ही आपको ऑफर इसी तरीके से एक्सेप्टेंस के लिए वहाँ पे देना पड़ता है, उसी तरह रिवोकेशन के लिए भी आपको एक स्पेसिफाइड टाइम है। ऐसा नहीं कि आपने कभी भी आप उसको कर सकते हो। तो अगर स्पेसिफाइड टाइम है एंड अगर आप उस टाइम नहीं स्पेसिफाइड है कि कितना टाइम है, तो एक रीजनेबल टाइम के अंदर आपको जो है ऑफर को रिवोक करना होगा। अगर आपने कोई कंडीशन प्रेसिडेंट, मतलब जो भी कंडीशन ऑफर में थी वो अगर आपने फुलफिल नहीं की है तो ऑटोमेटिक वो ऑफर का क्या होगा, रिवोकेशन हो जाएगा। अगर प्रॉमिस किसी की भी डेथ हो जाती है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ऑफर का रिवोकेशन। काउंटर ऑफर ये टाइप्स में आ जाएगा कि ऑफर के बदले में आपने फिर ऑफर दे दिया तो वो आपको हमारा वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा, बिकॉज वहाँ पे ऑफर के बदले ऑफर नहीं, ऑफर के बदले एक्सेप्टेंस चाहिए होती है। And then by non-acceptance of the offer according to the prescribed or usual mode, for example ऑफरर ने कहा था कि एक्सेप्टेंस अगर आप दे रहे हो तो RTGS या NEFT के थ्रू मतलब कंसिडरेशन देना, बट उसने उस तरीके से नहीं दी तो यहाँ पे ऑफर क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। बाय सब्सिक्वेंट इलीगलिटी, अगर आपने कोई इलीगल वर्क किया तो ऑब्वियसली ऑफर रिवोक ही है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहाँ पे थियरी क्वेश्चन आएगा तो इसका आने का चांस है, तो ये आपको अच्छे से करना है। एंड नेक्स्ट थिंग, जो प्रैक्टिकल के जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं एट द एंड ऑफ द यूनिट, तो आपको वो प्रैक्टिस करने हैं, वो इंपॉर्टेंट है। रिटर्न प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। एंड अदर